Chapter 1. The first question. Looking up at the sky. आज की इस यात्रा की शुरुआत हम सबसे आसान और सबसे गहरे सवाल से करते हैं। आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान का अस्तित्व। जरा सोचिए, जब आप रात में खुले आसमान के नीचे लेटते हैं, हल्की हवा चेहरे को छू रही होती है और अंधेरे में अनगिनत टिमटिमाते सितारे आपके सामने बिखरे होते हैं, तो दिल में यह सवाल जरूर उठता है, क्या यह आसमान सच में यहां खत्म होता है या इसके पार भी कुछ है? हम सब ने बचपन में कभी न कभी यही सोचा है। जब हम छोटे थे और आंगन में बैठे आसमान को देखते थे, हमें लगता था कि ये चमकते सितारे शायद छोटे बल्ब जैसे हैं, या भगवान ने अंधेरे में हमें जगमगाने के लिए इन्हें टांग दिया है। हमारी दादी नानी की कहानियां भी आसमान और तारों के बिना अधूरी होती थीं। कभी कहते, वो तारा टूटा है, मांग लो कोई मन्नत। कभी कहते, चांद पर बुजुर्ग महिला चक्की पीस रही है। उस समय विज्ञान की परिभाषा हमें नहीं पता थी, लेकिन आसमान का जादू हमें हमेशा खींचता था। समय बीता, हम बड़े हुए, स्कूल पहुंचे। वहां किताबों ने हमें बताया कि ये तारे बल्ब नहीं, बल्कि सूरज जैसे ही जलते हुए गोले हैं, जिनमें आग लाखों करोड़ों गुना ज्यादा तेजी से जल रही है। हमें बताया गया कि यह आसमान केवल एक छत नहीं, बल्कि एक महासागर है, जिसमें असंख्य रहस्य तैर रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान के बाद भी सवाल वही रहा, क्या इस महासागर की कोई सीमा है? इंसान हमेशा अपने आसपास की चीजों का माप लेता रहा है। हम घर का नक्शा बनाते हैं, खेत की लंबाई नापते हैं, नदियों की चौड़ाई देखते हैं। लेकिन जब नजरें आसमान की ओर उठती हैं, तो अचानक ऐसा लगता है कि यह जगह हमारी समझ से परे है। आंखें जहां तक जाती हैं, बस अंधेरा और तारे फैले नजर आते हैं। कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, बस फैलाव। यही फैलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड की असली चौड़ाई कितनी होगी। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले जब आदिमानव जंगलों में रहते थे, उन्होंने भी यही आसमान देखा था। उनके पास न दूरबीन थी, न विज्ञान की किताबें, न बिजली की रोशनी। उनके लिए रात का आसमान एक रहस्य था। वे डरते भी थे और चकित भी होते थे। कभी उन्होंने तारों को देवताओं की आंखें समझा, कभी किसी मार्ग का नक्शा। इस तरह इंसान ने हमेशा ऊपर देखा है, जवाब पाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए और शायद खुद को छोटा महसूस करने के लिए। आज जब हम विज्ञान और तकनीक से लैस हैं, तब भी वह सवाल जस का तस खड़ा है। फर्क बस इतना है कि अब हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का भी सवाल है। जब हम इसे सोचते हैं, तो हमें अपने छोटे से जीवन और बड़े से ब्रह्मांड के बीच का रिश्ता समझ में आता है। तो इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, उस मासूम नजर से जो पहली बार आसमान की ओर उठी थी। इस अध्याय में हमने बस उस जिज्ञासा को जगाया है। अब आगे आने वाले अध्यायों में हम धीरे धीरे परतें खोलेंगे और समझेंगे कि यह ब्रह्मांड हमारे सामने कितना बड़ा फैलता चला गया है। Chapter 2. The sky we see stars and constellations. जब रात गहराती है और शहर की रोशनी से दूर कोई खुला मैदान या पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आसमान देखते हैं, तो हमारी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य फैल जाता है। चारों ओर अनगिनत छोटे छोटे दीपक जैसे चमकते तारे, जैसे किसी ने काले कपड़े पर हीरे बिखेर दिए हों। यह दृश्य न केवल सुंदर है, बल्कि रहस्यमयी भी है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो इन तारों के बीच एक पैटर्न नजर आता है। कुछ आकार, कुछ आकृतियां जो हमें एक दूसरे से जुड़ी लगती हैं। यही आकृतियां कहलाती हैं नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशंस। नक्षत्र वह हैं जिन्हें प्राचीन समय से लोग पहचानते आ रहे हैं। जरा सोचिए, जब न जहाजों में कंपास था, न नक्शे थे, तब इंसान समुद्र की गहराइयों में, रेगिस्तान की सुनसान रेत पर और जंगलों की अंधेरी राहों पर रास्ता खोजता कैसे रहा होगा? जवाब है आसमान। लोग तारों के पैटर्न को पहचान कर यात्रा करते थे। अगर कोई तारा या नक्षत्र पश्चिम में डूब रहा है, तो दिशा समझ में आती थी। इसी तरह किसान भी आसमान देखकर मौसम का अनुमान लगाते थे। उदाहरण के तौर पर, आपने जरूर सप्तऋषि नक्षत्र का नाम सुना होगा। यह 7 चमकते तारों का एक समूह है जो बड़ी आसानी से नजर आता है। भारत में इसे हमेशा से विशेष महत्व दिया गया है।
कहते हैं कि ये 7 अर्शियों की आत्माओं का प्रतीक है। पश्चिमी देशों में इसे बिग डिपर या उर्सा मेजर कहा जाता है और इसे अक्सर रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी के सहारे उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह ओरायन नक्षत्र भी बेहद प्रसिद्ध है। इसमें 3 तारे एक सीधी कतार में लगे हैं, जिन्हें ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। अगर आप सर्दियों की रातों में आसमान देखें तो यह आकृति आपको साफ दिखाई देगी। प्राचीन मिस्रवासी इसे बहुत महत्व देते थे और अपने पिरामिडों की दिशा भी इसी नक्षत्र के हिसाब से बनाई थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हम जो तारों के पैटर्न देखते हैं वो वास्तव में आकाश में किसी स्थायी संरचना की तरह नहीं बने होते। ये तारे जो हमें एक साथ पास पास दिखते हैं, वास्तव में अंतरिक्ष में एक दूसरे से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। हमारी आंखें और हमारी दृष्टि उन्हें जोड़कर एक आकार बना लेती हैं। जैसे हम बादलों को देखकर कभी जानवरों का आकार बना लेते हैं, कभी इंसानों का। ठीक वैसे ही हमारी कल्पना ने तारों के बीच चित्र बना लिए और उन्हें नाम दे दिए। फिर भी इन नक्षत्रों ने इंसान की सभ्यता को दिशा दी है। सोचिए, कोई किसान रात में आसमान देखकर अनुमान लगाता था कि कब फसल बोनी है और कब काटनी है। कोई नाविक नक्षत्रों की मदद से समुद्र पार कर लेता था और कोई कवि उन्हीं तारों को देखकर अपनी कविता लिखता था। यानी आसमान सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि संस्कृति, कला और जीवन का हिस्सा भी रहा है। आज जब हमारे पास जीपीएस और घड़ियां हैं, तब शायद नक्षत्रों की उतनी जरूरत न रह गई हो। लेकिन जब आप रात में बाहर खड़े होकर इन्हें देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी शांति उतरती है। ऐसा लगता है कि ये तारे लाखों सालों से यहीं हैं और लाखों सालों तक यहीं रहेंगे। जब हम चले भी जाएंगे तब भी यह आसमान, यह नक्षत्र किसी और को उसी तरह शांति देंगे। तो आसमान का यह दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि हमें यह एहसास भी दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वज इन्हें देखकर जीवन का रास्ता ढूंढते थे और आज हम इन्हें देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। ये पहला कदम है हमारी उस लंबी यात्रा का, जिसमें हम समझेंगे कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चैप्टर 3, बियॉन्ड द नेकेड आई, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। मानव आंखें अद्भुत हैं। हम इनके सहारे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, रंगों को पहचानते हैं और सुंदरता को महसूस करते हैं। लेकिन जब बात आसमान की आती है तो हमारी आंखों की क्षमता सीमित हो जाती है। बिना किसी साधन के हम केवल उतने ही तारे देख सकते हैं जितने हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। हजारों सालों तक इंसान ने इन्हीं आंखों से आसमान को देखा, नक्षत्रों की पहचान की, कविताएं लिखीं और कहानियां गढ़ीं। लेकिन ब्रह्मांड का असली चेहरा हमारी आंखों से छिपा रहा। फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, दूरबीन का आविष्कार। यह साधारण सा उपकरण इंसान के लिए जादुई खिड़की बन गया, जिसके सहारे उसने आसमान की गहराइयों में झांकना शुरू किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में वैज्ञानिक खोजों का समय था। 1609 में इटली के एक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दूरबीन को आसमान की ओर मोड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। सोचिए, गैलीलियो से पहले लोग मानते थे कि चांद की सतह चिकनी और परिपूर्ण है, जैसे किसी देवता का चेहरा। लेकिन जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से चांद को देखा तो उसने पाया कि वहां गड्ढे हैं, पहाड़ हैं और सतह बिल्कुल हमारी धरती जैसी है। यह खोज ही बताने के लिए काफी थी कि आसमान भी उतना दिव्य और परिपूर्ण नहीं है जितना हमने सोचा था, बल्कि उतना ही वास्तविक है जितनी हमारी धरती। गैलीलियो यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी दूरबीन से बृहस्पति ग्रह जुपिटर को देखा और क्या पाया? उन्होंने उसके 4 बड़े चंद्रमा देखे, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यह खोज अद्भुत थी क्योंकि पहली बार यह साबित हुआ कि सब कुछ धरती के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। ब्रह्मांड का केंद्र धरती नहीं है। यह विचार उस समय बहुत साहसी और खतरनाक था, क्योंकि पुराने विश्वास टूट रहे थे। दूरबीन के जरिए इंसान को यह एहसास हुआ कि हम जिस आसमान को आंखों से देख रहे हैं वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। दूरबीन ने हमें दिखाया कि असंख्य तारे, धुंधले बादल और दूरस्थ ग्रह वहां मौजूद हैं,
जिन्हें हमारी आंखें कभी नहीं पकड़ सकती। यह ऐसे था जैसे अचानक किसी ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया हो और रोशनी अंदर आ गई हो। धीरे धीरे दूरबीनें और बेहतर बनती गईं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़े बड़े वेधशालाएं बनी। खगोलविदों ने और दूर तक देखने की क्षमता पाई। उन्होंने समझा कि तारे अकेले नहीं हैं, बल्कि समूहों में हैं, और गैस व धूल के बादल ब्रह्मांड के गर्भ में नए तारे पैदा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, किसी गांव का साधारण किसान जिसने जीवन भर केवल नंगी आंखों से सितारे देखे, और दूसरी ओर एक वैज्ञानिक जिसने दूरबीन से वही सितारे देखे। किसान के लिए वह आसमान सुंदर और रहस्यमय था, लेकिन वैज्ञानिक के लिए दूरबीन ने आसमान को खोल दिया, उसे वास्तविक और असीम बना दिया। यही फर्क है हमारी आंखों और विज्ञान की नजर में। आज जब हम गगनचुंबी दूरबीनों के बारे में सुनते हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो हमें लगता है कि यह आधुनिक तकनीक का चमत्कार है। लेकिन असल यात्रा तो गैलीलियो की उस छोटी सी दूरबीन से शुरू हुई थी। अगर वह पहला साहसिक कदम न होता, तो शायद हम आज ब्रह्मांड के आकार के बारे में इतना नहीं जानते। इस अध्याय का सार यही है कि हमारी आंखों की सीमा वहीं तक है जहां तक हमारी कल्पना साथ देती है। लेकिन जब विज्ञान ने हमें दूरबीन दी, तो हमारी कल्पना हकीकत बनने लगी। अब ब्रह्मांड केवल रहस्य नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे खुलती हुई किताब बन गया। और इस किताब का हर पन्ना हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं बड़ा और गहरा है। चैप्टर 4, आवर कॉस्मिक एड्रेस, अर्थ, मून एंड सन। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी यह सवाल उठता है कि हमारी जगह कहाँ है। जैसे किसी बड़े शहर में अगर आपको अपना घर ढूंढना हो, तो सबसे पहले आप अपनी गली, फिर अपना मोहल्ला और फिर घर का नंबर याद करते हैं। ठीक उसी तरह इस असीमित ब्रह्मांड में भी हमारी एक कॉस्मिक एड्रेस है, हमारी खगोलीय पहचान। और इस पते की शुरुआत होती है हमारी अपनी धरती से। धरती, वह नीला सा चमकता हुआ गोला जिस पर हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सपने देखते हैं और जीवन जीते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से धरती को देखें, तो यह किसी रत्न की तरह टिमटिमाती है। नीला रंग समुद्रों से आता है, सफेद रंग बादलों से, और हरा व भूरा रंग धरती की सतह से। धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए ब्रह्मांड का सबसे खास कोना है, क्योंकि यही एक जगह है जहां जीवन मौजूद है। धरती अकेली नहीं है, इसके साथ है इसका साथी, चांद। चांद सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। कभी वह प्रेम की कविता में आया, कभी डरावनी कहानियों में, और कभी पूजा पाठ का हिस्सा बना। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि चांद केवल हमारी रातों का साथी ही नहीं, बल्कि धरती के जीवन को संतुलन देने वाला भी है। चांद की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जो धरती पर जीवन के विकास में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सोचिए, अगर चांद न होता तो समुद्रों में लहरें वैसी न उठती, मौसम अलग होते, और शायद जीवन जैसा है वैसा कभी बन ही न पाता। और फिर आता है धरती का सबसे बड़ा आधार, सूरज। सूरज हमारी कॉस्मिक एड्रेस का केंद्र है। यह विशाल तारा धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। सूरज की गर्मी हमें रोशनी देती है, पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है, और धरती पर मौसम को नियंत्रित करती है। हम इसे इतना सामान्य मान लेते हैं कि रोज सुबह इसका उगना हमें स्वाभाविक लगता है। लेकिन अगर सूरज अचानक गायब हो जाए, तो सिर्फ 8 मिनट में पूरी धरती अंधकार और ठंड में डूब जाएगी। सूरज का आकार भी अद्भुत है। अगर धरती को एक छोटे गेंद की तरह मान लें, तो सूरज एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होगा। और इतना ही नहीं, सूरज के भीतर एक साथ लगभग 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। यह सोचकर ही हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का आधार कितना विराट है। तो हमारी कॉस्मिक एड्रेस कुछ इस तरह दिखती है। हम रहते हैं धरती पर, जो घूमती है चांद के साथ, और दोनों मिलकर चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों ओर। सूरज हमारे लिए एक नक्षत्र है, लेकिन यह ब्रह्मांड के असंख्य तारों में से सिर्फ एक है। जब हम इसे समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का हर पल इस नाजुक संतुलन पर टिका है। धरती, चांद और सूरज का यह रिश्ता हमें न सिर्फ जीवन देता है, बल्कि यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में
हमारी जगह कितनी अद्भुत और अनमोल है। यही हमारी शुरुआत है। यह हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है, हमारी कॉस्मिक एड्रेस का पहला हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस पते की अगली परतें और भी विशाल हैं। धरती और सूरज से बाहर एक पूरी सौरमंडल की दुनिया है, और वही हमें ब्रह्मांड की विशालता की अगली झलक दिखाएगी। चैप्टर 5 द सोलर सिस्टम, आवर लोकल फैमिली। हमने अपनी कॉस्मिक एड्रेस का पहला हिस्सा देखा, धरती, चांद और सूरज। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जैसे किसी बड़े परिवार में सिर्फ एक सदस्य को जानना पर्याप्त नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मांड में हमारे आसपास की खगोलीय परिवार की पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। यह परिवार है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल यानी वह समूह जिसमें हमारा सूरज केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और अनगिनत छोटे बड़े पिंड लगातार घूमते रहते हैं। सूरज इस मंडल का मुखिया है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबको बांध कर रखती है। अगर सूरज की यह पकड़ न होती तो धरती समेत सारे ग्रह अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में बिखर जाते। अब जरा अपने परिवार के सदस्यों को पहचानते हैं। सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी, छोटा सा, तेजी से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला। इसके बाद है शुक्र, वीनस, सुंदर लेकिन खतरनाक, क्योंकि उसकी सतह इतनी गर्म है कि वहां सीसा भी पिघल जाए। इसके बाद आती है हमारी प्यारी धरती, अर्थ, जीवन से भरी हुई, नीली और जीवंत। धरती के ठीक बाद है मंगल, मार्स, लाल ग्रह, जिसकी सतह पर कभी नदियां बहती थीं। आज भी वैज्ञानिक वहां जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आता है एक विशाल दुनिया का क्षेत्र, बृहस्पति, जुपिटर। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 धरतियां समा सकती हैं। इसकी सतह पर एक विशाल लाल धब्बा है जो सैकड़ों सालों से चल रहा तूफान है। इसके 4 बड़े चंद्रमा, जिन्हें गैलीलियो ने खोजा था, अपने आप में छोटी छोटी दुनियाएं हैं। फिर आता है शनि, सैटर्न, जिसकी सबसे सुंदर पहचान है उसके चारों ओर फैली चमकदार अंगूठियां। ये अंगूठियां बर्फ और धूल के छोटे छोटे कणों से बनी हैं और टेलीस्कोप से देखने पर किसी आभूषण की तरह लगती हैं। फिर है अरुण, यूरेनस। यह ग्रह अजीब ढंग से अपनी धुरी पर लेटकर घूमता है। और सबसे दूर है वरुण, नेपट्यून, नीला, ठंडा और रहस्यमय। इसके पार भी एक और दुनिया है जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। यहीं पर कभी प्लूटो जैसे ग्रह रहते थे, जिन्हें अब बौना ग्रह कहा जाता है। सोचिए, यह सब मिलकर हमारा लोकल फैमिली है, हमारा अपना खगोलीय पड़ोस। हर ग्रह अपनी अलग पहचान रखता है। कोई आग की तरह तपता है, कोई बर्फ से ढका है, कोई तूफानों से भरा है और कोई छल्लों से सजा हुआ। और इन सब के बीच है हमारी धरती, जो इतनी अनोखी है कि जीवन का घर बनी। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि सौरमंडल कितना विशाल है। अगर हम सूरज को एक फुटबॉल मान लें और धरती को एक छोटी मटर की दाना, तो धरती सूरज से लगभग 25 मीटर दूर होगी और वरुण ग्रह तो लगभग 800 मीटर की दूरी पर होगा। यानी हमारे अपने परिवार के भीतर भी दूरियां इतनी बड़ी हैं कि कल्पना करना कठिन हो जाता है। इस सौरमंडल में हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है। धूमकेतु अपनी लंबी पूंछ लिए सूरज के पास से गुजरते हैं। क्षुद्र ग्रह अपनी चुपचाप कक्षाओं में घूमते रहते हैं और ग्रह अपने रास्तों पर नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। यह सब एक अदृश्य सुर पर चलता है, सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संगीत। इस अध्याय का सार यही है कि हमारा सौरमंडल किसी कहानी की किताब की तरह है, जिसमें हर पात्र की अपनी अलग कहानी है और हम सब उस कहानी के बीच जी रहे हैं। हमारी धरती चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, लेकिन इस खगोलीय परिवार में इसकी भूमिका सबसे खास है, क्योंकि यहीं जीवन खिलता है। और अब जब हमने अपने परिवार को पहचान लिया है, तो अगला कदम होगा दूरी और समय को समझना, क्योंकि यह जानना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है तभी संभव होगा जब हम उसकी माप के पैमाने को समझेंगे, और वही हमें ले जाएगा प्रकाश की गति और लाइट ईयर की रहस्यमय दुनिया की ओर। चैप्टर 6 द स्पीड ऑफ लाइट, द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। ब्रह्मांड को समझने की सबसे बड़ी चुनौती है दूरी। हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी ही लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
अगर हम किसी साधारण गाड़ी से वहां तक जाना चाहें तो लाखों साल लग जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इस विशाल अंतरिक्ष की दूरी को मापते कैसे हैं। यही जगह है जहां आता है प्रकाश। प्रकाश केवल रोशनी ही नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे तेज यात्री है। यह हमें समय और दूरी दोनों को मापने का पैमाना देता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जरा सोचिए, केवल 1 सेकंड में प्रकाश धरती को 7 बार घेर सकता है। यह गति इतनी अद्भुत है कि हमारी कल्पना भी उसका पीछा नहीं कर सकती। अगर हम एक तेज हवाई जहाज लें तो वह केवल 900 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गति ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है, यानी इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। चाहे कोई रॉकेट हो, कोई ग्रह हो या कोई सूचना, सबको प्रकाश की गति से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अब क्योंकि यह गति इतनी स्थिर और भरोसेमंद है, वैज्ञानिकों ने इसे दूरी मापने का पैमाना बना लिया। जैसे हम रोजमर्रा में किलोमीटर या मील का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही खगोल विज्ञान में लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है, और वह दूरी इतनी विशाल है कि हमारी कल्पना चकरा जाए। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9 खरब किलोमीटर होता है। सोचिए, हमारी धरती से सूरज की दूरी केवल 8 प्रकाश मिनट है, यानी सूरज से जो रोशनी निकलती है वह हमें लगभग 8 मिनट में पहुंचती है। इसका मतलब है कि जब हम सूरज को देखते हैं तो वास्तव में हम 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। इसी तरह जब हम रात में आसमान में किसी तारे को देखते हैं तो उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में सालों लगाती है। कुछ तारे तो इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगते हैं। यानी हम उन्हें अभी जैसा दिखता है वैसा नहीं, बल्कि उनकी पुरानी तस्वीर देख रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई तारा 100 प्रकाश वर्ष दूर है तो जब हम आज उसे देख रहे हैं तब वास्तव में हम उसे 100 साल पहले जैसा था वैसा देख रहे हैं। यह मानो समय की खिड़की खोलने जैसा है। प्रकाश की गति हमें यह भी बताती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारे सौर मंडल की सीमाएं ही प्रकाश की गति से मापें तो कई घंटे और दिन लग जाते हैं, और जब हम तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की विशालता को मापते हैं तो हमें करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष तक की दूरी देखनी पड़ती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं है, यह हमारी आंखों का टाइम मशीन भी है। यह हमें ब्रह्मांड के अतीत की झलक दिखाता है। जब हम दूरस्थ आकाशगंगा को देखते हैं तो हम उसका वर्तमान नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पुराना स्वरूप देख रहे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रकाश की गति सबसे बड़ा पैमाना है। यह हमें बताती है कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और समय कितना गहरा। यह ब्रह्मांड की गति सीमा है, और इसी से हम आगे समझ पाएंगे कि हमारी आकाशगंगा और पूरी ब्रह्मांडीय संरचना कितनी दूर और कितनी बड़ी है। अब जब हमने यह कॉस्मिक स्पीड लिमिट समझ ली है तो अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और रहस्यमय दुनिया की ओर, जहां हम अपनी आकाशगंगा को पहचानेंगे। यह वही जगह है जहां हमारा सौरमंडल रहता है और जहां असंख्य तारे एक परिवार की तरह चमकते हैं। चैप्टर 7, आवर नियरेस्ट नेबर्स, प्रॉक्सिमा सेंटोरी एंड बियॉन्ड। अब तक हमने देखा कि प्रकाश ब्रह्मांड की माप का पैमाना है। हमने यह भी जाना कि सूरज से रोशनी धरती तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लेती है। लेकिन सवाल यह है कि सूरज के अलावा हमारे आसपास और कौन से तारे हैं। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हजारों लाखों तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से अधिकतर तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं। अगर हम सूरज को छोड़ दें तो धरती का सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी धरती से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सुनने में यह छोटा लगता है, लेकिन सोचिए, एक प्रकाश वर्ष ही 9 खरब किलोमीटर होता है, यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 40 खरब किलोमीटर दूर है। अगर हम वहां तक किसी तेज रफ्तार रॉकेट से भी जाने की कोशिश करें तो हजारों साल लग जाएंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूरज जैसा तारा नहीं है। यह एक छोटा सा
रेड ड्वार्फ तारा है। इसका आकार सूरज से बहुत छोटा है और यह अपेक्षाकृत ठंडा भी है, लेकिन यह हमारे खगोलीय पड़ोस का सबसे नजदीकी तारा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसके चारों ओर भी ग्रह घूमते हैं। उनमें से एक ग्रह, जिसे प्रॉक्सिमा बी कहते हैं, हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। यह खोज मानव कल्पना को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि शायद हमारी धरती अकेली नहीं है, तो यह संभावना भी उठती है कि कहीं और जीवन हो सकता है। शायद हमारी तरह कोई और सभ्यता कहीं दूर अपनी धरती पर आसमान की ओर देख रही हो। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बाद हमारे पड़ोस में और भी तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए और बी, जो प्रॉक्सिमा के ही साथी हैं, और उनसे थोड़ा दूर सीरियस, जो रात के आसमान में सबसे चमकीला तारा है। ये सब मिलकर एक तरह का तारकीय पड़ोस बनाते हैं। सोचिए, जैसे हमारे मोहल्ले में अलग अलग घर होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में अलग अलग तारे हैं। हर तारे का अपना परिवार है। कुछ के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, कुछ अकेले हैं, और यह सब मिलकर हमारी आकाश गंगा का हिस्सा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब हम इन तारों की दूरी देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह सब हमारे बिल्कुल पास नहीं है। सूरज से निकटतम तारा भी हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, यानी अंतरिक्ष में पड़ोसी होना भी इतना आसान नहीं। यह ऐसा है जैसे आप किसी गांव में रहते हों और आपका सबसे नजदीकी पड़ोसी गांव कई 100 किलोमीटर दूर हो। फिर भी इन तारों की खोज हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक गैलेक्टिक पड़ोस का हिस्सा हैं, जहां असंख्य तारे और उनकी दुनियाएं मौजूद हैं। यह हमें न केवल वैज्ञानिक रूप से उत्साहित करता है, बल्कि दार्शनिक रूप से भी सोचने पर मजबूर करता है। इस अध्याय का सार यही है कि हमारी धरती और सूरज अकेले नहीं हैं। हम एक तारों से भरे मोहल्ले में रहते हैं। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटरी है, लेकिन उसके पार भी एक असीम दुनिया है। और अब जब हमने अपने आसपास के तारों को जान लिया है, तो अगला कदम होगा उस विशाल घर को देखना जिसमें ये सब तारे रहते हैं, हमारी मिल्की वे आकाश गंगा। चैप्टर 8, द मिल्की वे गैलेक्सी, आवर होम इन द स्टार्स। जब हम रात में खुले आसमान के नीचे लेटते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो हमें एक हल्की सी दूधिया पट्टी आकाश में फैली हुई दिखाई देती है। यह वही दृश्य है जिससे हमारी आकाश गंगा का नाम पड़ा, मिल्की वे, यानी दूधिया मार्ग। प्राचीन सभ्यताएं इसे आकाश में देवताओं का रास्ता मानती थीं, लेकिन विज्ञान ने हमें बताया कि यह कोई रास्ता नहीं, बल्कि असंख्य तारों का महासमूह है। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा इतनी विशाल है कि इसे समझना हमारी कल्पना के बाहर है। इसमें करीब 100 अरब से 400 अरब तारे हैं। सोचिए, जितनी रेत के दाने धरती के किसी बड़े समुद्र तट पर होंगे, उतने ही तारे हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और हर तारे के पास संभव है कि ग्रहों का अपना परिवार हो, यानी अरबों खरबों दुनियाएं इस गैलेक्सी में छिपी हो सकती हैं। मिल्की वे का आकार लगभग एक डिस्क या चक्री जैसा है। इसका व्यास करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे। और हमारी धरती और सूरज इस विशाल डिस्क के बिल्कुल बीच में नहीं, बल्कि किनारे की ओर एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। हमारी आकाश गंगा में 4 मुख्य स्पाइरल आर्म्स हैं, जो सर्पिल, स्पाइरल आकार में फैले हुए हैं। हमारा सूरज और पूरा सौरमंडल इनमें से एक छोटे से हिस्से में रहता है, जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। यह मानो किसी विशाल शहर का एक मोहल्ला हो और हम उसी मोहल्ले में बसे हों। मिल्की वे का केंद्र बेहद रहस्यमय है। वहां पर अरबों तारों का घना समूह है, और उसके ठीक बीच में है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि अपने आसपास की हर चीज को खींच लेता है, लेकिन दूर से यह हमारे पूरे गैलेक्सी को स्थिर बनाए रखता है। हमारी आकाशगंगा सिर्फ तारों से नहीं बनी, इसमें गैस, धूल और नेबुला भी हैं। यही नेबुला वह जगह है जहां नए तारे जन्म लेते हैं। जैसे धरती पर जंगल जीवन का घर होते हैं, वैसे ही नेबुला आकाशगंगा में तारों की नर्सरी है।
वहीं पुराने तारे अपने जीवन का अंत करते हैं, सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं और ब्रह्मांड को नए तत्वों से समृद्ध कर देते हैं। लेकिन यह सब जानने के बावजूद हमें एक गहरी सच्चाई का एहसास होना चाहिए। हमारी पूरी धरती और सौरमंडल इस आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा कण है। अगर मिल्की वे को एक विशाल देश माने तो हमारी धरती केवल एक छोटे से घर जैसी है। फिर भी ये घर हमारे लिए अनमोल है। यहाँ जीवन है, यहाँ कहानियां हैं, यहाँ संगीत है और यहाँ सपने हैं। और ये सब कुछ एक ऐसी गैलेक्सी में घटित हो रहा है जहाँ अरबों खरबों तारे चमकते हैं। मिल्की वे के बारे में सोचते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम इसे पूरी तरह कभी देख नहीं सकते, क्योंकि हम इसके भीतर हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई चींटी एक विशाल पेड़ पर रहती हो। वह पेड़ का हिस्सा तो है, लेकिन पूरा पेड़ एक साथ कभी नहीं देख सकती। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इस अध्याय का सार यही है कि हम केवल धरती या सूरज के निवासी नहीं, बल्कि मिल्की वे आकाशगंगा के नागरिक हैं। हमारी पहचान केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय नहीं, बल्कि गैलेक्टिक है। और जब यह एहसास होता है तो हमें अपनी जिंदगी और भी छोटी लेकिन और भी अद्भुत लगने लगती है। अब जब हमने अपनी गैलेक्सी को समझ लिया है, तो अगला कदम होगा यह जानना कि इसके भीतर कौन कौन सी रहस्यमय संरचनाएं हैं। स्टार क्लस्टर्स और नेबुला यानी तारे कैसे समूहों में रहते हैं और कहां जन्म लेते हैं। चैप्टर 9, स्टार क्लस्टर्स एंड नेबुलस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा केवल अकेले अकेले टिमटिमाते तारों से नहीं बनी है। ये एक जीवंत, बदलती हुई, सांस लेती हुई संरचना है। यहाँ पर तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंत में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। और इन सब के बीच हमें मिलते हैं दो खास दृश्य, स्टार क्लस्टर्स और नेबुला। सबसे पहले बात करते हैं स्टार क्लस्टर्स की। ये तारे अकेले नहीं होते, बल्कि समूहों में रहते हैं। जैसे धरती पर गांव या शहर होते हैं, वैसे ही आकाश गंगा में तारों के गांव होते हैं। स्टार क्लस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, ओपन क्लस्टर और ग्लोब्यूलर क्लस्टर। ओपन क्लस्टर छोटे समूह होते हैं जिनमें सैकड़ों या हजारों तारे साथ साथ चमकते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध मिसाल है प्लियडीज या सप्तर्षि के पास का छोटा तारा समूह, जिसे कई संस्कृतियों में सात बहनें भी कहा गया है। इन क्लस्टर्स के तारे अपेक्षाकृत युवा होते हैं, यानी हाल ही में बने होते हैं। दूसरी तरफ ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स बहुत विशाल होते हैं। इनमें लाखों तारे ठोस गोलाकार समूह में सिमटे रहते हैं। ये आकाश गंगा के किनारों पर पाए जाते हैं और इनके तारे बहुत पुराने होते हैं, अरबों साल पुराने। इन्हें देखकर लगता है मानो ब्रह्मांड का प्राचीन खजाना किसी ने एक जगह जमा कर दिया हो। अब आते हैं नेबुला की ओर। नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं और इन्हें आप ब्रह्मांड की नर्सरी समझ सकते हैं। यहाँ पर नए तारे पैदा होते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। गैस के कण एक दूसरे को खींचते हैं, घनीभूत होते हैं और अंत में एक नया तारा जलने लगता है। सबसे प्रसिद्ध नेबुला में से एक है ओरायन नेबुला। यह नग्न आंखों से भी आसमान में ओरायन नक्षत्र के भीतर धुंधले बादल जैसा दिखता है। वास्तव में यह एक विशाल तारकीय फैक्ट्री है जहां हजारों नए तारे बन रहे हैं। नेबुला केवल जन्मस्थल ही नहीं होते। कुछ नेबुला पुराने तारों के मृत्यु के बाद भी बनते हैं। जब कोई तारा अपने जीवन का अंत करता है और सुपरनोवा के रूप में फटता है, तो वह अपने चारों ओर गैस और धूल का खूबसूरत बादल फैला देता है। ऐसा ही एक दृश्य है क्रैब नेबुला, जो एक सुपरनोवा का अवशेष है। इन स्टार क्लस्टर्स और नेबुला को देखकर हमें समझ आता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह लगातार बदलता रहता है। तारे जन्म लेते हैं, समूह बनाते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर नए तत्व बनाकर आगे की पीढ़ियों के तारों और ग्रहों को जन्म देते हैं। अगर हम इसे जिंदगी से तुलना करें तो यह किसी विशाल जंगल जैसा है। जंगल में नए पौधे जन्म लेते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, कुछ गिर जाते हैं और उनकी खाद से नए पौधे उगाते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड का यह चक्र चलता रहता है। यह जानकर हमें एहसास होता है कि हमारी धरती, हमारा सूरज भी किसी न किसी नेबुला से पैदा हुआ होगा। अरबों साल पहले कोई पुराना तारा अपने अंत में फटा और उसके अवशेष से नए तारे बने। उन्हीं में से एक सूरज है और उसी के इर्द गिर्द बनी हमारी धरती।
यानी हम सब वास्तव में तारों की धूल से बने हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हमारी आकाशगंगा केवल चमकते तारों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है। स्टार क्लस्टर्स हमें तारों की मित्रता दिखाते हैं और नेबुला हमें उनकी जन्मभूमि और मृत्यु की सुंदरता दिखाते हैं। अब जब हमने आकाशगंगा की इन नींवों को देखा, तो अगला कदम होगा हमारी सीमाओं से बाहर निकलना, क्योंकि हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। इसके पार और भी गैलेक्सियां हैं। और अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है जब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर झांकते हैं। चैप्टर 10, स्टेपिंग आउटसाइड, डिस्कवरिंग अदर गैलेक्सीज। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल जंगल में रहते हैं। आपको लगता है कि यही जंगल पूरी दुनिया है। पेड़, नदियां और पहाड़, सब कुछ इसी जंगल में है। लेकिन एक दिन आपको एहसास होता है कि इस जंगल के पार और भी जंगल हैं और उनका विस्तार अनंत है। यही अनुभव विज्ञान ने हमें दिया जब हमने जाना कि हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। बहुत समय तक खगोलविदों का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी गैलेक्सी तक सीमित है, क्योंकि हमारी आंखें और शुरुआती दूरबीनें इतनी शक्तिशाली नहीं थीं कि उससे आगे देख सकें। लेकिन 1920 के दशक में खगोलशास्त्री एडविन हबल ने यह साबित किया कि आकाश में दिखाई देने वाले कई धुंधले धब्बे वास्तव में दूसरी आकाश गंगाएं हैं। और उसी पल ब्रह्मांड का आकार हमारी कल्पना से कहीं बड़ा हो गया। हमारी सबसे नज़दीकी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जब हम एंड्रोमेडा को देखते हैं तो वास्तव में हम 25 लाख साल पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं। उस समय धरती पर इंसान का अस्तित्व भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। एंड्रोमेडा भी हमारी मिल्की वे की तरह एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें भी अरबों खरबों तारे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और मिलकर एक नई विशाल गैलेक्सी बना लेंगी। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में हमारे सौरमंडल के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, क्योंकि तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उनके सीधे सीधे टकराने की संभावना बहुत कम है। एंड्रोमेडा के अलावा कई छोटी गैलेक्सियां भी हमारी मिल्की वे के आसपास मौजूद हैं। इन्हें हम सैटेलाइट गैलेक्सीज कहते हैं, जैसे लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। ये हमारी गैलेक्सी के चारों ओर घूमती छोटी सी आकाश गंगाएं हैं। इन्हें दक्षिणी गोलार्ध से नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। जब हम गैलेक्सियों की इस दुनिया में झांकते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मांड अरबों खरबों गैलेक्सियों से भरा हुआ है। हर गैलेक्सी अपने आप में एक ब्रह्मांड जैसी लगती है। हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके चारों ओर अरबों ग्रह। यानी हमारी मिल्की वे बस एक बूंद है उस महासागर में जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। सोचिए, हमारी धरती सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमता है। सूरज सिर्फ एक साधारण तारा है जो मिल्की वे में अरबों तारों में से एक है, और मिल्की वे खुद सिर्फ एक गैलेक्सी है उन खरबों गैलेक्सियों में से। यह एहसास हमें न केवल छोटा बनाता है बल्कि गहरा भी, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम फिर भी यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं, खोज रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि ब्रह्मांड सीमित नहीं है। हमारी गैलेक्सी के पार और गैलेक्सियां हैं और उनके पार और भी। यह अंतहीन है और हमारी खोज भी अंतहीन। अब जब हमने दूसरी गैलेक्सियों का परिचय पा लिया है तो अगला कदम होगा यह जानना कि ये गैलेक्सियां कैसे समूह बनाती हैं। गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स, जो ब्रह्मांड की सबसे विशाल संरचनाएं हैं। चैप्टर 11, गैलेक्सी क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। कॉस्मिक सिटीज। जब हम धरती पर शहरों को देखते हैं तो पाते हैं कि एक एक घर मिलकर एक मोहल्ला बनाता है, मोहल्ले मिलकर एक शहर बनाते हैं और कई शहर मिलकर एक देश। कुछ वैसा ही ब्रह्मांड में भी होता है। अकेली गैलेक्सी बस एक घर की तरह है, लेकिन जब कई गैलेक्सियां एक साथ जुड़ती हैं तो वे बनाती हैं गैलेक्सी क्लस्टर, और जब सैकड़ों क्लस्टर आपस में जुड़ते हैं तो वे बनाते हैं सुपर क्लस्टर। सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स की। इनमें दर्जनों से लेकर हजारों तक गैलेक्सियां एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है,
यह एक लोकल ग्रुप नामक गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा है। इस क्लस्टर में लगभग 50 से अधिक गैलेक्सियां हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी इसी क्लस्टर का हिस्सा है। यानी हम सिर्फ एक गैलेक्सी के निवासी नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक मोहल्ले के भी हिस्सेदार हैं। अब सोचिए, अगर लोकल ग्रुप एक शहर है तो सुपर क्लस्टर पूरा देश होगा। हमारा लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर में है उसे कहते हैं लानियाकिया सुपर क्लस्टर। यह इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सियां शामिल हैं। इसका आकार करीब 52 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। लानियाकिया का मतलब है विशाल आकाश। यह नाम हवाई भाषा से लिया गया है क्योंकि इसकी खोज और अध्ययन हवाई द्वीपों के टेलीस्कोप से किया गया था। कल्पना कीजिए, हम एक ऐसे सुपर क्लस्टर में रहते हैं जो असंख्य गैलेक्सियों का घर है, और हर गैलेक्सी अपने भीतर अरबों तारों और अरबों ग्रहों को समेटे हुए है। इन क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स का फैलाव देखकर लगता है मानो ब्रह्मांड एक विशाल जाल, कॉस्मिक वेब की तरह है। गैलेक्सियां धागों पर मोतियों की तरह जमी हुई हैं। इनके बीच विशाल खाली क्षेत्र भी हैं, जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। ये वॉइड्स इतने बड़े हैं कि अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो उन्हें पार करने में करोड़ों साल लग जाएंगे। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ब्रह्मांड एक कॉस्मिक सिटी जैसा है। गैलेक्सियां उसके घर हैं, क्लस्टर्स उसके मोहल्ले और सुपर क्लस्टर्स उसके देश। और हम इस अनंत शहर के एक छोटे से घर में रहते हैं। यह सब जानने के बाद मन में एक सवाल उठता है, क्या इन गैलेक्सियों के समूहों के पार भी कोई और बड़ा ढांचा है? क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे हैं, लेकिन जो भी सामने आता है वह हमारी कल्पना को और भी विशाल बना देता है। इस अध्याय का सार यही है कि ब्रह्मांड केवल गैलेक्सियों तक सीमित नहीं। यह गैलेक्सी, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स का जाल है, जहां हर धागा अरबों दुनियाओं को जोड़ता है, और हम उनमें से एक छोटे से बिंदु पर बैठे इस अनंत कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हमने ब्रह्मांड के इन विशाल कॉस्मिक शहरों को देखा, तो अगला कदम होगा और भी गहराई में जाना, कॉस्मिक वेब और बड़े पैमाने की संरचना को समझना जो पूरे यूनिवर्स का नक्शा खींचता है। चैप्टर 12, द कॉस्मिक वेब, द यूनिवर्सेस स्केलेटन। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें बिखरे हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड को बेहद दूर से देख सकें, इतनी दूरी से कि पूरी गैलेक्सियां भी केवल छोटे छोटे बिंदु लगें, तो हमें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देगा। हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड बेतरतीब ढंग से नहीं फैला है, यह एक पैटर्न में सजा हुआ है। यह पैटर्न है कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांड की असली रूपरेखा, उसका कंकाल। वैज्ञानिकों ने जब शक्तिशाली दूरबीनों से आकाश गंगाओं का नक्शा बनाया तो पाया कि ये गैलेक्सियां सीधे सीधे फैली नहीं हैं, बल्कि ये लंबी लंबी फिलामेंट्स यानी धागों की तरह जुड़ी हुई हैं। ये धागे सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं, और इनके बीच बीच में हैं कॉस्मिक वॉइड्स, ऐसे खाली क्षेत्र जहां लगभग कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे समझना चाहें तो ऐसे सोचिए, मानो ब्रह्मांड एक विशाल स्पंज जैसा है। स्पंज में कुछ हिस्से ठोस होते हैं और बीच बीच में बड़े बड़े खाली छेद। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही दिखता है। गैलेक्सियां, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स आपस में मिलकर धागों जैसी संरचना बनाते हैं, और उनके बीच फैले वॉइड्स मानो शून्य की तरह खाली हैं। यह कॉस्मिक वेब क्यों बना? इसका जवाब छिपा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड को आकार देता है। यही डार्क मैटर धागों की तरह गैलेक्सियों को खींचकर जोड़ता है, और यही कॉस्मिक वेब की नींव बनाता है। वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को लगातार फैलाती रहती है। कॉस्मिक वेब को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स एक जीवित प्राणी हो, जैसे हमारे शरीर में नसें और कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, उसी तरह गैलेक्सियां और क्लस्टर्स आपस में जुड़े हैं। यह ब्रह्मांड का नर्वस सिस्टम है। इसकी सुंदरता को सोचकर मन शांत हो जाता है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वह बस इस विशाल जाल का एक छोटा सा बिंदु है, जैसे समंदर की एक लहर या रेत का एक कण। और फिर भी इस छोटे से बिंदु पर जीवन फूटा, और हम बैठे बैठे
पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्मिक वेब का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हमारी गैलेक्सी, हमारा सूरज, हमारी धरती, ये सब इस जाल की एक धागे पर टंगे छोटे से मोती हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो इसमें एक गहरी दार्शनिक बात छिपी है। जैसे इंसान आपस में जुड़े हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। हम सब किसी बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं, और जब यह एहसास हमारे भीतर उतरता है तो मन में गहरी शांति और विनम्रता आ जाती है। अब जब हमने ब्रह्मांड के इस अदृश्य ढांचे कॉस्मिक वेब को समझ लिया है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या यह ढांचा कभी खत्म होता है? क्या हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, या हमारी नजरें किसी सीमा तक ही सीमित हैं? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वह ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं। चैप्टर 13, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, द लिमिट ऑफ साइट। हम इंसान अपने चारों ओर की चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वह पूरी हकीकत नहीं होता। कमरे में अगर अंधेरा हो तो हमारी आंखें बहुत कुछ नहीं देख पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां कुछ है ही नहीं। यही सिद्धांत ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। हमारा ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं देख सकते। हम केवल उतना ही देख सकते हैं जितना प्रकाश हमें पहुंच पाया है। इसे ही कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी दृश्य ब्रह्मांड। अब यह समझने के लिए हमें प्रकाश की गति को समझना होगा। प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, यानी 1 सेकंड में यह 7 बार धरती का चक्कर लगा सकता है। लेकिन इसकी भी सीमा है, क्योंकि यह चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसे दूरी तय करने में समय लगता है। हम जब रात में किसी तारे को देखते हैं तो हम वास्तव में उसका अतीत देख रहे होते हैं। अगर कोई तारा 100 प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसकी 100 साल पुरानी रोशनी देख रहे हैं। इसी तरह जब हम दूर की गैलेक्सियां देखते हैं तो हम लाखों करोड़ों साल पुरानी तस्वीर देख रहे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम सबसे दूर तक क्या देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष तक है, यानी हम हर दिशा में 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। इसे अगर गोलाकार माने तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक विशाल गोला है जिसका व्यास लगभग 33 अरब प्रकाश वर्ष है। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है। यह सीमा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 1308 अरब साल है, यानी बिग बैंग के बाद से जितना प्रकाश हमारे पास पहुंच पाया है उतना ही हम देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसलिए बहुत सी जगहें हमसे लगातार दूर खिसक रही हैं, और कई तो इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसा है मानो हम किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती लेकर खड़े हों। जहां तक रोशनी पहुंचती है हम वहीं देख पाते हैं, लेकिन कमरे की दीवारें उससे भी आगे हैं। उसी तरह ब्रह्मांड का वास्तविक आकार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कहीं अधिक बड़ा, शायद अनंत भी हो सकता है। यह विचार गहरा और शांत है। हमें पता है कि हम केवल देखने योग्य हिस्से में हैं, लेकिन जो हिस्सा हमारी नजरों से बाहर है वह भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। शायद वहां भी गैलेक्सियां हों, तारे हों, ग्रह हों, और शायद जीवन भी हो। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। यह बताता है कि हमारी नजरें कहीं तक जा सकती हैं, लेकिन उसका भी एक अंत है। फिर भी यह सीमा हमें निराश नहीं करती, बल्कि प्रेरित करती है, क्योंकि हर नई दूरबीन, हर नई खोज हमें उस सीमा के और पास ले जाती है। अब जब हमने यह समझ लिया कि हम ब्रह्मांड का कितना हिस्सा देख सकते हैं, तो अगला सवाल आता है, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इसकी जड़ें कहाँ हैं? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, द बिग बैंग, बर्थ ऑफ स्पेस एंड टाइम। चैप्टर 14, द बिग बैंग, बर्थ ऑफ स्पेस एंड टाइम। हम सभी के मन में यह सवाल कभी न कभी आता है, ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या यह हमेशा से था या किसी क्षण अचानक पैदा हुआ? विज्ञान हमें इस रहस्य की ओर ले जाता है, और उस रहस्य का नाम है बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट।
लेकिन यह विस्फोट किसी बम जैसा नहीं था जो खाली जगह में हुआ हो, बल्कि यह तो खाली जगह और समय दोनों की ही शुरुआत थी। बिग बैंग से पहले न तो जगह थी न समय, सब कुछ एक अदृश्य अनंत ऊर्जा के बिंदु में समाया हुआ था। और लगभग 13.8 अरब साल पहले उसी बिंदु से अचानक विस्तार शुरू हुआ। यही क्षण था ब्रह्मांड का जन्म। शुरुआत में ब्रह्मांड बेहद गर्म और घना था, इतना गर्म कि उसमें न तारे थे, न ग्रह, न परमाणु। सब कुछ बस ऊर्जा और छोटे छोटे कणों का मिश्रण था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह धीरे धीरे ठंडा होता गया। बिग बैंग के कुछ ही सेकंड बाद सबसे पहले क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण बने। कुछ ही मिनटों में ये कण मिलकर पहले परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण करने लगे। ये वही तत्व हैं जो आज भी सितारों का ईंधन बने हुए हैं। लगभग 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा। इससे पहले ब्रह्मांड धुंधला था, जैसे दूधिया कोहरा, लेकिन उस पल से रोशनी फैलने लगी। उस शुरुआती रोशनी को हम आज भी देख सकते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह बिग बैंग की सबसे पुरानी गूंज है, जो हमें बताती है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। बिग बैंग की इस कहानी ने इंसानों की सोच बदल दी। पहले लोग मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दूर की गैलेक्सियों को देखा, तो पाया कि वे सभी हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और अगर आज यह फैल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कभी यह बहुत छोटा रहा होगा। इसी विचार से बिग बैंग का सिद्धांत जन्मा। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हम सब, धरती, सूरज, आकाशगंगा, यहाँ तक कि हर इंसान के शरीर में मौजूद परमाणु, सबका जन्म बिग बैंग की उसी चिंगारी से हुआ। हम सब उसी शुरुआती क्षण की धड़कन का हिस्सा हैं। बिग बैंग हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड बदलता रहता है, यह स्थिर नहीं है। जैसे जीवन जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर बदलता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी लगातार विकसित हो रहा है, और हम इस अद्भुत यात्रा के एक छोटे से यात्री हैं। अब जब हमने जाना कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, तो अगला सवाल उठता है, आखिर यह ब्रह्मांड किस गति से और कैसे फैल रहा है? यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, कॉस्मिक एक्सपेंशन, द यूनिवर्स इन मोशन। चैप्टर 15, कॉस्मिक एक्सपेंशन, द यूनिवर्स इन मोशन। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है। जब वह खाली है, तो उस पर बने छोटे छोटे बिंदु पास पास रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें हवा भरते हैं, गुब्बारा फैलने लगता है और वे बिंदु धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कुछ वैसा ही हाल हमारे ब्रह्मांड का भी है। बिग बैंग के क्षण से ही ब्रह्मांड एक कॉस्मिक गुब्बारे की तरह फैल रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। गैलेक्सियां स्वयं अंतरिक्ष में उड़कर दूर नहीं जा रही हैं। असल में तो स्पेस यानी अंतरिक्ष ही फैल रहा है, और उसके साथ साथ गैलेक्सियां भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मानो हम सब एक रोटी के आटे में पड़े किशमिश के दाने हों, और जब आटा फूले तो दाने आपस में दूर चले जाएं। इस विस्तार की खोज सबसे पहले एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने 1920 के दशक में की। उन्होंने देखा कि जितनी दूर गैलेक्सी है, वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इसे कहा जाता है हबल का नियम, हबल्स लॉ। यह खोज ब्रह्मांड की समझ में क्रांति साबित हुई। अब यहाँ आता है एक और चौंकाने वाला तथ्य। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर धीमा कर देगा। लेकिन 1990 के दशक में जब खगोलविदों ने सुपरनोवा का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ और ही नतीजा मिला। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। इस रहस्य का नाम है डार्क एनर्जी। यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और सब कुछ बाहर की ओर धकेल रही है। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा है। यही कारण है कि ब्रह्मांड का फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सोचना भी अजीब है कि हर सेकंड, हर पल ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर जा रही हैं कि भविष्य में हो सकता है कि दूर दराज की गैलेक्सियां हमारी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएं।
क्योंकि वे इतनी तेजी से दूर जा रही होंगी कि उनकी रोशनी कभी हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएगी। इस विस्तार को समझकर हम यह महसूस करते हैं कि हम एक जीवित ब्रह्मांड में रहते हैं। यह कोई स्थिर किताब नहीं, बल्कि एक लगातार लिखी जा रही कविता है, और हम उस कविता के शब्द हैं। अब मन में अगला सवाल आता है, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या किसी दिन रुक जाएगा और सिकुड़ने लगेगा? यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, द फेट ऑफ द यूनिवर्स, एंडलेस एक्सपेंशन और अल्टीमेट कोलैप्स। चैप्टर 16, द फेट ऑफ द यूनिवर्स, एंडलेस एक्सपेंशन और अल्टीमेट कोलैप्स। ब्रह्मांड एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। हम जानते हैं कि यह बिग बैंग से शुरू हुआ और लगातार फैल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इसका अंत कैसे होगा? क्या यह फैलता ही रहेगा या किसी दिन यह सिकुड़कर खत्म हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने इस सवाल के कई संभावित उत्तर दिए हैं। इनमें से सबसे पहला है बिग फ्रीज। बिग फ्रीज इस विचार के अनुसार अगर ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा तो गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनके बीच कोई संबंध ही नहीं बचेगा। तारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और अरबों खरबों सालों बाद ब्रह्मांड अंधेरे और ठंडे खालीपन में बदल जाएगा। इसे हीट डेथ भी कहा जाता है। दूसरी संभावना है बिग क्रंच। बिग क्रंच यह विचार कहता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण किसी दिन डार्क एनर्जी पर भारी पड़ गया तो ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और यह उल्टा सिकुड़ने लगेगा। गैलेक्सियां एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, तारे आपस में टकराएंगे और अंत में पूरा ब्रह्मांड उसी बिंदु में सिमट जाएगा जहां से यह शुरू हुआ था, यानी एक तरह का उल्टा बिग बैंग। तीसरा विचार है बिग रिप। बिग रिप यह थोड़ा डरावना है। इसके अनुसार अगर डार्क एनर्जी लगातार और तेज होती गई तो वह न सिर्फ गैलेक्सियों को बल्कि तारों, ग्रहों, यहां तक कि परमाणुओं को भी तोड़ डालेगी। धीरे धीरे सब कुछ फट जाएगा और ब्रह्मांड का ताना बाना ही बिखर जाएगा। आज की जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे ज्यादा संभावना बिग फ्रीज की है, क्योंकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को लगातार बाहर की ओर धकेल रही है। लेकिन सच क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। यह सवाल हमें गहरी दार्शनिक सोच की ओर भी ले जाता है। हम इंसान अपने जीवन के अंत को समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड का भी कोई ना कोई अंत होगा, चाहे वह अरबों साल बाद ही क्यों ना हो। और शायद यह याद दिलाता है कि हर क्षण कितना कीमती है, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसकी यात्रा अनोखी और अद्वितीय है। इस चर्चा के बाद अगला सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमय है तो क्या हम अकेले हैं? क्या हमारी तरह कहीं और भी जीवन है? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीवर्स बियॉन्ड आवर यूनिवर्स। चैप्टर 17, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीवर्स बियॉन्ड आवर यूनिवर्स। जब हम ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है, क्या यह अकेला है या फिर अनगिनत और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जिनका अस्तित्व हमारी नजरों से छिपा हुआ है? इस विचार को विज्ञान में कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मल्टीवर्स का विचार सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह गंभीर वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह है, और अगर ऐसा है तो संभव है कि हमारे आसपास और भी बुलबुले हों, हर एक अपने अपने नियमों और वास्तविकताओं के साथ। इन बुलबुलों के समूह को ही मल्टीवर्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों के पास मल्टीवर्स के कई मॉडल हैं। पहला है बबल यूनिवर्स। बबल यूनिवर्स का विचार, इसके अनुसार बिग बैंग सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि हर जगह अलग अलग छोटे बिग बैंग हुए। हर बार जब ऐसा हुआ, एक नया ब्रह्मांड जन्मा, यानी हम एक विशाल झाग में बसे बुलबुले जैसे हैं। दूसरा विचार है क्वांटम मल्टीवर्स। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर घटना के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर परिणाम वास्तव में घटित होता है, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। जैसे अगर आपने आज पानी पिया तो एक ब्रह्मांड में आपने चाय पी होगी और किसी और ब्रह्मांड में शायद आप वहां मौजूद ही ना हो। तीसरा है मैथमेटिकल मल्टीवर्स। इस सोच के अनुसार अगर कोई गणितीय संरचना संभव है
तो वह किसी न किसी ब्रह्मांड में वास्तविकता के रूप में मौजूद होगी। यानी जितनी गणनाएं उतने ब्रह्मांड। यह सब सुनकर मन चकरा सकता है, लेकिन मल्टीवर्स का विचार हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। ये बताता है कि जो हम देख रहे हैं शायद वह अनंत संभावनाओं का केवल एक अंश है। सोचिए, अगर सचमुच मल्टीवर्स है तो क्या वहां हमारी जैसी सभ्यताएं होंगी? क्या वहां भी तारे, ग्रह और जीवन होगा? और क्या वहां किसी और धरती पर कोई और आप और मैं बैठे होंगे? भले ही अभी हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह विचार विज्ञान को नई दिशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देख पाती हैं। इसके परे भी रहस्य हैं, जिनका पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। अब सवाल यह आता है कि इन सभी ब्रह्मांडों और अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए इंसान ने कौन कौन से साधन बनाए हैं। यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर। टूल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, टेलीस्कोप्स एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर 18, टूल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, टेलीस्कोप्स एंड टेक्नोलॉजी। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें बस तारों की टिमटिमाती रोशनी दिखती है, लेकिन इन तारों के पीछे छिपी कहानियों और दूर बसे गैलेक्सियों को जानने के लिए हमें अपनी आंखों से कहीं अधिक शक्तिशाली नज़र की ज़रूरत होती है। यही नज़र हमें देती है टेलीस्कोप और आधुनिक तकनीक। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा इंसानों ने बहुत पहले शुरू की थी। सबसे पहले साधारण दूरबीन का प्रयोग 17वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने किया। उनकी छोटी सी दूरबीन ने दिखाया कि चांद की सतह पर पहाड़ और गड्ढे हैं, बृहस्पति, जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमा हैं और शुक्र, वीनस अलग अलग अवस्थाओं में दिखता है। यह खोजें उस समय क्रांतिकारी थीं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी भी एक ग्रह की तरह घूम रही है। इसके बाद टेलीस्कोप लगातार बड़े और बेहतर होते गए। आज हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसा चमत्कार है। यह पृथ्वी से 550 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहा है और 30 से अधिक वर्षों से हमें दूरस्थ गैलेक्सियों और निहारिकाओं की तस्वीरें भेज रहा है। इसकी मदद से हमने जाना कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उसमें अरबों गैलेक्सियां हैं। लेकिन हबल सिर्फ शुरुआत था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को लॉन्च किया। यह इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्मांड की शुरुआती रोशनी तक झांक सकता है, वह रोशनी जो बिग बैंग के सिर्फ कुछ करोड़ साल बाद की है। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की शैशव अवस्था दिखा रहा है। इसके अलावा जमीन पर भी विशाल दूरबीनें हैं, जैसे हवाई और चिल्ली में स्थित वेधशालाएं। वहां पर 30 मीटर तक के दर्पण वाले टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, जो गैलेक्सियों और तारों की बारीकियों को और भी साफ दिखाएंगे। टेलीस्कोप सिर्फ रोशनी ही नहीं देखते। कुछ टेलीस्कोप रेडियो वेव्स पकड़ते हैं, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इनसे हमें पता चला कि अंतरिक्ष में विशाल गैस के बादल और रहस्यमय पल्सर, तेजी से घूमते न्यूट्रॉन तारे मौजूद हैं। कुछ टेलीस्कोप एक्स रे और गामा रे भी पकड़ते हैं, जिनसे ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसे विस्फोटक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इंसान ने ब्रह्मांड को सुनने की भी कोशिश की है। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स जैसे लाइगो और विर्गो अब अंतरिक्ष में होने वाली विशाल टक्करों जैसे ब्लैक होल्स के आपस में मिलने की लहरें पकड़ सकते हैं। यह ब्रह्मांड को समझने का बिल्कुल नया तरीका है, मानो हम पहली बार उसकी आवाज सुन रहे हों। ये सभी उपकरण हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान भले ही छोटा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा असीम है। हर नई तकनीक हमें उस अंधेरे पर्दे के पार झांकने देती है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब हमने इतनी दूर की चीजें देख लीं, तो क्या हम अपने जैसे जीवन की खोज भी कर पाएंगे? क्या इन औजारों से हमें यह पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, आर वी अलोन? चैप्टर 19, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, आर वी अलोन? जब हम रात के शांत आकाश में अनगिनत तारों को देखते हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि दर्शन और आध्यात्म का भी है। क्योंकि अगर जीवन कहीं और भी मौजूद है,
तो इसका मतलब होगा कि हम इस ब्रह्मांड की अकेली कहानी नहीं हैं। धरती पर जीवन बहुत ही नाजुक परिस्थितियों का नतीजा है। हमें सूरज की गर्मी बिल्कुल सही मात्रा में मिलती है, पानी तरल रूप में मौजूद है और वातावरण हमें सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, यानी न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बल्कि जीवन के लिए बिल्कुल सही जगह। सवाल यह है कि क्या ऐसे और ग्रह भी हो सकते हैं? आधुनिक विज्ञान ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रह। इनमें से कई ग्रह अपने अपने तारों के गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। इसका मतलब है कि वहां भी पानी मौजूद हो सकता है और शायद जीवन की संभावना भी। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ यह उम्मीद और गहरी होती जा रही है कि कहीं न कहीं हमारी तरह कोई और दुनिया भी है, लेकिन जीवन केवल पानी पर आधारित हो यह जरूरी नहीं। धरती पर ही हमें ऐसे जीव मिले हैं जिन्हें कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ये जीव बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहते हैं, जैसे गहरे समुद्र में, ज्वालामुखियों के पास या बर्फीले रेगिस्तानों में। इसका मतलब है कि जीवन के रूप भी कई तरह के हो सकते हैं। तो क्यों ना यह सोचें कि ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी जीवन ने अपने अनोखे रूप में जन्म लिया होगा। फिर आता है सवाल, अगर जीवन है तो क्या बुद्धिमान सभ्यताएं भी हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नामक प्रोग्राम शुरू किया। यह दूरबीनों से अंतरिक्ष में आने वाले रेडियो संकेतों को सुनता है, ताकि अगर कहीं से कोई बुद्धिमान सभ्यता संदेश भेज रही हो तो हम उसे पकड़ सकें। अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। कभी कभी यह विचार डर भी पैदा करता है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि जीवन बेहद दुर्लभ और कीमती है, लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं तो यह सवाल उठता है, दूसरी सभ्यताएं कैसी होंगी? क्या वे हमसे दोस्ताना होंगी या फिर उनका इरादा कुछ और होगा? यह रहस्य आज भी खुला है। लेकिन एक बात तय है, यह खोज हमें लगातार याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटे से बिंदु पर खड़े हैं, और यह सोच ही हमें और भी विनम्र बना देती है। अब जब हमने जीवन की खोज के सवाल पर विचार किया, तो अगला अध्याय हमें और गहरी यात्रा पर ले जाएगा। चैप्टर 20, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, व्हाट द यूनिवर्स टीचेस अस अबाउट आवरसेल्व्स। इसमें हम जानेंगे कि यह पूरी खोज हमें हमारे अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में क्या सिखाती है। चैप्टर 20, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, व्हाट द यूनिवर्स टीचेस अस अबाउट आवरसेल्व्स। जब हम रात के आकाश में तारों और गैलेक्सियों को देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ जाता है। हम सोचते हैं, हम कौन हैं, हमारा जीवन क्यों है, और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। ब्रह्मांड की विशालता, उसकी अनंतता और रहस्यमयता हमें न केवल वैज्ञानिक ज्ञान देती है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ की अनुभूति भी कराती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर कितने छोटे हैं। हमारी धरती, हमारा सूरज, हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी, सब कुछ केवल एक छोटे से बिंदु के बराबर है। फिर भी यही छोटे से बिंदु में जीवन और चेतना का अद्भुत चमत्कार हुआ। इसका अर्थ है कि अगर जीवन इतना दुर्लभ और अनोखा है, तो हमें इसे नाजुकता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। ब्रह्मांड हमें सिखाता है नम्रता, ह्यूमिलिटी। हम भले ही अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हम उस अनंतता के सामने खड़े होते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारी समस्याएं अस्थायी हैं और हमारे जीवन की सीमाएं स्पष्ट हैं। इस अनुभव से मन में शांति और संतुलन आता है। दूसरी सीख है जिज्ञासा और खोज की ताकत, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। इंसान ने सदियों से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की, चाहे वह साधारण दूरबीन हो या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हर नई खोज ने यह साबित किया कि हमारी सोच और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सीखते रहें और अपने ज्ञान की सीमाओं को चुनौती दें। तीसरी बात यह है कि ब्रह्मांड हमें जुड़ाव और अकेलेपन का एहसास दोनों सिखाता है। हम भले ही एक छोटे ग्रह पर रहते हैं, लेकिन यह ग्रह पूरी सृष्टि के अद्भुत जाल में बसा है। हमारी गैलेक्सी, हमारा सूरज, हमारा ग्रह,
सब आपस में और ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के साथ जुड़े हैं, और यही हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अंत में ब्रह्मांड हमें यह सिखाता है कि क्षण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट, अत्यंत है। अरबों सालों में फैले ब्रह्मांड की यात्रा में हमारी जिंदगी केवल एक छोटे से पल के बराबर है, लेकिन यही पल हमारी खुशियां, हमारे अनुभव और हमारी सोच का आधार बनता है। इसे जीना और समझना ही जीवन का असली अर्थ है। तो जब आप अगले बार रात में आसमान की ओर देखें, तो सिर्फ तारों को मत गिनिए। उनके पीछे की कहानी, उनकी यात्रा, उनके रहस्य और हमारी उनसे जुड़ी कहानी को महसूस कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड केवल विशाल नहीं है, वह हमें हमारे छोटे, अनमोल और अर्थपूर्ण अस्तित्व की याद दिलाता है। और इस तरह हमारी यह 3 घंटे की यात्रा, हाउ बिग इज आवर यूनिवर्स, ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि दर्शन, कल्पना और आत्मचिंतन का भी अद्भुत स्रोत है। आपका धन्यवाद कि आपने स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस अनंत यात्रा में मेरा साथ दिया। अगली बार जब आप सोने जाएं, तो अपने विचारों को तारों, गैलेक्सियों और ब्रह्मांड की विशालता के साथ बहने दें। और याद रखें, हर रात आप इस अनंत ब्रह्मांड के अद्भुत हिस्से हैं।